Good evening, everyone. Welcome to UPSC News Express by IAS नीति. हमने अपने प्लेटफॉर्म का नाम IAS प्री रिक्विजिट से IAS नीति कर दिया है, जिससे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंच पाएँ. कुछ इजी नेम हो जो कि लोग आसानी से ले पाएँ और आसानी से ढूंढ पाएँ. तो चलिए 22 और 23 मार्च को इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आज हम देखेंगे. सबसे पहले फ्लोरा इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से सैंडलवुड इज़ इन न्यूज़. कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जापान के पीएम जो कि फूमियो किशिदा उनका नाम है, उनको एक सैंडलवुड से बना बुद्धा का स्टैचू दिया है. तो ये बुद्धा का जो स्टैचू है, इट इज़ इन ध्यान मुद्रा. कमेंट में मेंशन करके बताइए कि ध्यान मुद्रा का बुद्धिज़्म में क्या मीनिंग होता है. उसका एक खास मीनिंग होता है कुछ ध्यान मुद्रा का, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. देन ये बुद्धा स्टैचू क्यों दिया गया? क्योंकि जो बुद्धिज़्म है इट इज़ अमंग द मोस्ट डोमिनेंट रिलीजन इन जापान. अब देख लेते हैं सैंडलवुड के बारे में. जो सैंडलवुड है, ये स्पीशीज़ ऑलमोस्ट नेटिव टू इंडिया है. मतलब कि पूरे वर्ल्ड का 85% लगभग जो इसका प्रोडक्शन है, जो इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं, वो इंडिया में पाई जाती हैं. इसलिए ऑलमोस्ट इट इज़ नेटिव टू इंडिया और नॉट एंडेमिक. ध्यान रखिए कि एंडेमिक नहीं है, नेटिव टू इंडिया. मतलब इंडिया में इसकी जो स्पीशीज़ है वो पाई जाती है. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड हर्ब्स ऑफ आयुर्वेदा. इसकी जो ऑयल हैं उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और तरह तरह की सेक्रेड डिजीज़ को हील करने की प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं, जिसके लिए काफ़ी फेमस है. साथ ही साथ इसके जो इसके इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी बहुत फेमस है. नॉट फ्रॉम रिसेंट पास्ट बट फ्रॉम अर्लियर सेकेंड थर्ड सेंचुरीज BC. देन कर्नाटका को कहा जाता है गंधारागुड़ी. गंधारागुड़ी कहा जाता है, दैट इज़ द लैंड ऑफ सैंडलवुड. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. साथ ही साथ ये जानना ज़रूरी है कि इसका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, और इसको चंदन और श्रीगंधा भी कहते हैं. प्रीलिम्स में हमें क्वेश्चन मिल सकता है अबाउट इट्स IUCN स्टेटस, इट्स अवेलेबिलिटी. इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ऑलमोस्ट सभी सदर्न इंडियन स्टेट्स में इसको पाया जाता है. एंड द रेड सैंडल्स, मतलब कि रेड सैंडलवुड इज़ डिफरेंट. डो नॉट कन्फ्यूज इट विद दैट. ठीक है, इतना ये जानना हमारे लिए ज़रूरी था. अंतिम 730 जो एनवायरनमेंट का मॉड्यूल है, उसमें एक सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ के बारे में है, तो वहाँ से आप ज़रूर इसको पढ़िएगा. प्रीलिम्स में आ सकता है इस बार. फिर राइट टू हेल्थ के बारे में एक न्यूज़ है. इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, हेल्थ या फिर एथिक्स. कंटेक्स्ट क्या है? राजस्थान जो है इंडिया का पहला स्टेट बन गया जिसने राइट टू हेल्थ पे एक लॉ लेके आया. ये लॉ क्या कहता है कि हर रेसिडेंट जो कि स्टेट में रिसाइड करता है, उसके पास फ्री कंसल्टेशन, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक और इमरजेंसी केयर का राइट मिल गया है सभी पब्लिक हॉस्पिटल्स में. पब्लिक हॉस्पिटल्स मतलब सरकारी अस्पतालों में उन्हें इस सब का फ्री राइट मिल गया है. और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट वंस, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए लैंड्स पे और या फिर उनके द्वारा दिए गए ग्रांट पे खड़े हुए हैं, वहाँ उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इनको ये एक्सेस फ्रीली मिल पाएगा. ये जो राइट टू हेल्थ है, इट कन्फर्म्स टू मैनी सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस, जहाँ उन्होंने बोला कि जो राइट टू हेल्थ है इज़ अ की पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 21. तो प्रीलिम्स में हम क्वेश्चन देख सकते हैं, एक नॉर्मल सा इजी क्वेश्चन आ जाए, उसको गलत नहीं करना है. सिंपल सा वो दे देंगे दैट राइट टू हेल्थ कैन बी इनडायरेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स. तो वहाँ 21 दे देंगे, 19 दे देंगे, 16 दे देंगे, 32 दे देंगे. तो वहाँ आपको देखना है कि 21 इज़ द राइट आंसर. इसी तरीके से अब इसमें चैलेंजेस क्या होंगे? लॉ तो हमने निकाल दिया, लेकिन साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी आएंगे कि जो राइट है इसको एनफोर्स करने के सही रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, ताकि जो पेशेंट्स के राइट है वो फुलफ़िल हो पाए, और साथ ही साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनका जो कंसर्न्स है
जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कंसर्न है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनकी वजह से अच्छे से अवेयर ना होने की वजह से काफ़ी सिचुएशंस ख़राब हो सकती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कई बार डॉक्टर और पेशेंट में लड़ाइयाँ होना, उनके रिलेटिव्स में लड़ाइयाँ होना, यहाँ तक बात इस हद तक पहुँच जाती है कि डॉक्टर हैव बीन मर्डर्ड बाय द मॉब्स। तो ये जो चैलेंजेस हैं इनको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे ने 5th रिपोर्ट में ये बात कही कि 48% जो स्टेट की पॉपुलेशन है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही ट्रीट करते हैं। तो इट इज़ अ मेजर स्टेक होल्डर, तो उनकी बातों को, उनकी कंसर्न्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे क्या किया जा सकता है? तो जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं जो इस राइट को मांग रहे थे, और साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, उन्हें अवेयरनेस इनिशिएटिव्स चलाने पड़ेंगे। जनता को अपने राइट के लिए अवेयर करना और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को उनके कंसर्न्स को सॉल्व करना, ये उनका मेजर मोटिव होना चाहिए। साथ ही साथ जो मेडिकल एजुकेटर्स हैं फ्रॉम कोचिंग्स टू इंस्टीट्यूट्स, उन्हें यंग डॉक्टर्स को इस तरीके से ट्रेन करना है कि कैसे उनके अंदर एम्पैथी और कंपैशन ज़्यादा जागरूक हो पाए, कि कैसे वो पेशेंट्स के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्ट करें जिससे मिनिमल से मिनिमल उनके बीच में विवाद हो, और जो उनका एक मेडिकल एथिक्स के बारे में बात करते हैं वो अपहेल्ड हो। देन इसमें कुछ एथिकल एस्पेक्ट्स हम देखते हैं। एथिकल एस्पेक्ट्स क्या देखते हैं कि इस लॉ की एक अच्छी बात क्या है, इट मेंशंस द ड्यूटीज़ ऑफ रेसिडेंट्स, कि एक आम नागरिक को किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए ऐसी कंडीशंस में। कि सबसे पहले तो उन्हें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देनी चाहिए। अगर वो कुछ फ्री लेने जा रहे हैं तो अपनी ड्यूटी उनकी ये भी समझें कि उनके साथ क्या समस्या है, वो सही से डॉक्टर्स को बताएं, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट करें। तो ये हम मेंशन कर सकते हैं, एथिक्स के कोई केस स्टडी आ जाए वहाँ पे हम राजस्थान के राइट टू हेल्थ का मेंशन करके ड्यूटी ऑफ रेसिडेंट्स करके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो दिस वुड गिव अस एन एड ऑन ओवर द अदर एस्पिरेंट्स। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लेन सेक्शन में, इट इज़ अबाउट द हाई सीज ट्रीटी। साइंस, टेक्नोलॉजी या क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट देखें तो जो हाई सीज़ हैं वो क्या होते हैं। ट्रीटी को पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हाई सीज़ होते क्या हैं। तो ऐसे ओपन ओशियंस जो कि किसी भी कंट्री के जुरिस्डिक्शन से बाहर हों उनको हाई सीज़ कहते हैं। इको सेंसिटिव जोन्स या फिर एक इकोनॉमिकल जोन्स जो EEZ हैं, इफेक्टिव इकोनॉमिकल जोन्स, कमेंट सेक्शन बताइए कि कितने नॉटिकल माइल्स के बाद हाई सीज़ स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे ये अगर कंट्री का बॉर्डर है तो कितने नॉटिकल माइल्स जाने के बाद हाई सीज़ स्टार्ट हो जाएंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब ये हाई सीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 64% ऑफ ओशन जो सरफेस है पूरे वर्ल्ड का वो कवर करता है, और 43% ऑफ अर्थ। तो इट्स अ मेजर एरिया जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने की ज़रूरत है ताकि इसका सस्टेनेबल यूज़ हो सके। अब इस ट्रीटी को इस वजह से एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शंस, मतलब कि BBNJ भी कहा जाता है। प्रीलिम्स में इसको पूछ सकते हैं दैट BBNJ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसके साथ साथ ये देखना ज़रूरी है कि जो अदर रीजनल, मल्टीलेटरल, ग्लोबल रीजनल लीगल फ्रेमवर्क्स कौन से हैं और इसकी नीड क्या पड़ी। तो UN क्लॉज सबसे बड़ा इसमें एक इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, जो कि 1982 का एक एग्रीमेंट है। वो डिफ़ाइन करता है कि राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं कंट्रीज़ के ओशंस में। लेकिन अब द हाई सीज ट्रीटी की ज़रूरत क्या पड़ी? रेगुलेशंस हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो एक नए लॉ की, एक नए इनिशिएटिव की, नए एग्रीमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत ये पड़ी कि जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि UN क्लॉज, ये डिफ़ाइन तो कर देते हैं लेकिन डज नॉट प्रोवाइड द स्पेसिफिक मैकेनिज्म और प्रोसेस कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन को डील कैसे किया जाए। तो इस वजह से इस ट्रीटी की ज़रूरत पड़ी। अब ये ट्रीटी है, ये रेगुलेट करेगा सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हाई सीज़ के अंदर, और एक ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका कि कैसे ओशन रिसोर्सेज को, जैसे जिसमें बायोडाइवर्सिटी, उनको सस्टेनेबल मैनर से यूटिलाइज़ किया जाए, और उनका जो बेनिफिट्स है वो इक्विटेबली अमंग कंट्रीज़ शेयर हो, ताकि वो एक कॉमन, इस कहते हैं ना, पब्लिक गुड की तरह से ट्रीट किया जाए, और उसके जो रिसोर्सेज हैं वो सबको अवेलेबल हो हाई सीज़ में, क्योंकि उस पर किसी का जुरिडिक्शन नहीं है, और साथ ही साथ उनके जो बेनिफिट्स हैं वो सभी के साथ इक्वली बांटे जाएं। अब जो ओशंस हैं
ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है ग्लोबल क्लाइमेट साइकिल की, क्योंकि ये परफॉर्म करते हैं रेंज ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज। बात हो अब्जॉर्प्शन की कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर एक्सेस हीट की, मरीन डाइवर्सिटी को बढ़ाने में, तो फूड सोर्सेज, क्लाइमेट चेंज के को रिवर्स करने के लिए काफ़ी हद तक, और ओशन से ही दुनिया स्टार्ट हुई थी। द लाइफ स्टार्टेड इन द ओशंस आफ्टर द बिग बैंग। अब इस हाई सीज ट्रीटी के 4 मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट, इट टॉक्स अबाउट मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स होते हैं लैंड पे, उसी तरीके से मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज भी होने चाहिए हाई सीज में। सेकेंड, द मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसके जेनेटिक रिसोर्सेज को भी सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज किया जाए। ऐसा ना हो कि किसी एक स्पीशीज़ को ओवर किल किया जाए या फिर रिसर्च ऐसा हो कि थ्रेटन किया जाए, तो इस तरीके से हमें संभालना पड़ेगा। देन देयर मस्ट बी एन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सीज़ में या फिर कंट्रीज़ जो यूटिलाइज कर रहे हैं सी के रिसोर्सेज को, तो उनका एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो और किसी भी रूप से उन्हें हानि ना पहुंचाएं। देन देयर इज़ द फोर्थ पिलर, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ऐसी कंट्रीज़, ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ या पुअर कंट्रीज़ जो सी के किनारे हैं, लेकिन उनके पास ना ही रिसोर्सेज हैं ना ही टेक्नोलॉजी है, ना ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना ही टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएस, चाइना, रशिया, ऐसी कंट्रीज़ को इस कदम में हेल्प करें जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो और अच्छे से सीज़ का, हाई सीज़ का सस्टेनेबल यूज़ हो सके। तो ये आज के हमारे आर्टिकल थे इम्पोर्टेंट। वी होप आपको नया नाम और वो सब कुछ पसंद आया हो। बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।